आज मार्वल स्टूडियोज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियों में से एक है। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, ये नाम सुनते ही एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्वल कभी दिवालिया होने की कगार पर था? आज हम जानेंगे कैसे मार्वल ने कंगाली से अरबों की कंपनी बनने तक का सफर तय किया। ये एक कहानी है रिस्क, इनोवेशन और जबरदस्त स्ट्रेटेजी की, जो आपके होश उड़ा देगी। तो कहानी शुरू होती है 1939 में, जब मार्टिन गुडमैन ने एक छोटी सी पब्लिशिंग कंपनी बनाई, टाइमली पब्लिकेशंस। यही आगे चलकर बना मार्वल कॉमिक्स। स्टैन ली, जैक कर्बी और स्टीव डिट्को जैसे जीनियस क्रिएटर्स ने स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, थोर और एक्समैन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाए और मार्वल कॉमिक्स तेजी से पॉपुलर हो गया। लेकिन फिर आया 1990 का दौर, और ये मार्वल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कॉमिक्स इंडस्ट्री क्रैश हो गई, गलत बिजनेस डिसीजन हुए और हालत इतनी खराब हो गई कि मार्वल को दिवालिया घोषित करना पड़ा। अब मार्वल के पास दो ही रास्ते थे, या तो कंपनी बंद कर दो या कुछ बड़ा करो। मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स बेच दिए। स्पाइडरमैन गया सोनी के पास, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर गए फॉक्स के पास और हल्क चला गया यूनिवर्सल के पास। अब फिल्मों से पैसा तो आ रहा था, लेकिन मार्वल के पास कैरेक्टर्स पर कंट्रोल नहीं था। मार्वल को अपना खुद का स्टूडियो बनाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। और फिर उन्होंने लिया एक खतरनाक रिस्क। 1990 के दशक में मार्वल कॉमिक्स की हालत बहुत खराब थी। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। अपने सबसे कीमती कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स बेचने का फैसला एक मजबूरी बन गया था। स्पाइडरमैन, जो मार्वल का सबसे लोकप्रिय और पहचानने योग्य कैरेक्टर था, सोनी पिक्चर्स को बेच दिया गया। सोनी ने इस कैरेक्टर पर कई फिल्में बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी तरह एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के राइट्स फॉक्स को बेचे गए। फॉक्स ने इन कैरेक्टर्स पर भी कई फिल्में बनाई, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहीं। हल्क के राइट्स यूनिवर्सल स्टूडियोज को बेचे गए। यूनिवर्सल ने हल्क पर फिल्में बनाई, लेकिन मार्वल के पास इन कैरेक्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं था। मार्वल के लिए यह एक कठिन समय था। कंपनी को अपने कैरेक्टर्स पर कंट्रोल खोने का दुख था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। मार्वल को अपना खुद का स्टूडियो बनाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके और मार्वल को एक नई दिशा दे सके। और फिर केविन फेगे ने मार्वल स्टूडियोज की बागडोर संभाली। उन्होंने एक खतरनाक रिस्क लिया और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की नींव रखी। फेगे ने आयरन मैन को MCU की पहली फिल्म के रूप में चुना। यह एक बड़ा जुआ था, क्योंकि आयरन मैन उस समय एक बहुत लोकप्रिय कैरेक्टर नहीं था। लेकिन आयरन मैन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और MCU की सफलता की कहानी की शुरुआत की। इसके बाद मार्वल स्टूडियोज ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और अवेंजर्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई। MCU ने दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स बेचकर जो रिस्क लिया था, वह आखिरकार रंग लाया। आज मार्वल स्टूडियोज दुनिया की सबसे सफल फिल्म स्टूडियो में से एक है। 2005 में मार्वल ने एक पागलपंती वाला डिसीजन लिया। उन्होंने मेरिल लिंच बैंक से $525 मिलियन का लोन लिया और अपना खुद का स्टूडियो खड़ा किया, मार्वल स्टूडियोज। मार्वल स्टूडियोज का नया बॉस बना केविन फेगे, जिसने प्लान किया एक कनेक्टेड यूनिवर्स, यानी हर फिल्म जुड़ी होगी और सब कुछ कल्मिनेट होगा अवेंजर्स में। 2008 में आया पहला धमाका, आयरन मैन। किसी को नहीं पता था कि यह फिल्म चलेगी या नहीं, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कमाल कर दिया। आयरन मैन ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की शुरुआत हुई। अब एक एक करके सब सुपर हीरोज की फिल्में आई, जैसे कि आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और हल्क। हर फिल्म ने दर्शकों को एक नई दुनिया से रूबरू कराया, जहां सुपर हीरोज अपनी अपनी कहानियों में संघर्ष कर रहे थे और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर 2012 में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सभी सुपर हीरोज एक साथ एक ही फिल्म में। एवेंजर्स का प्रीमियर हुआ और दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगीं और हर कोई इस महाकाव्य फिल्म को देखने के लिए उत्साहित था। अवेंजर्स ने बॉक्स ऑफिस पर $1.5 बिलियन कमा लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने फिल्म उद्योग को हिलाकर रख दिया। लोग सिनेमा घरों में तालियां बजा रहे थे और हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने नए रिकॉर्ड बनाए और मार्वल स्टूडियोज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मार्वल अब सिर्फ एक स्टूडियो नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। मार्वल स्टूडियोज की पहचान अब हर घर में थी और लोग इसके नए प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर फिल्म के साथ मार्वल ने अपनी जगह और मजबूत की। एक सिनेमैटिक एम्पायर बन चुका था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एक नई परिभाषा दी कि कैसे कहानियों को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया जा सकता है। हर फिल्म एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और दर्शकों को एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई दुनिया में ले जाती थी।
यह एक ऐसा साम्राज्य था जो हर फिल्म के साथ और भी बड़ा और बेहतर होता गया। मार्वल की सक्सेस देखकर डिज्नी ने 2009 में मार्वल स्टूडियोज को $4 बिलियन में खरीद लिया। यह एक बहुत बड़ा कदम था जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। डिज्नी ने मार्वल की पॉपुलैरिटी और उसकी विशाल फैन बेस को देखते हुए यह निर्णय लिया। इस डील के बाद मार्वल के पास डिज्नी की विशाल रिसोर्सेज और नेटवर्क का सपोर्ट मिल गया, जिससे मार्वल की क्रिएटिविटी और भी बढ़ गई। और उसके बाद तो जैसे मार्वल ने टर्बो मोड ऑन कर दिया। मार्वल स्टूडियोज ने एक के बाद एक हिट फिल्में देना शुरू कर दिया। डिज्नी के साथ मिलकर मार्वल ने अपनी फिल्मों की क्वालिटी और प्रोडक्शन वैल्यू को और भी ऊंचा कर दिया। हर फिल्म में नई टेक्नोलॉजी और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे दर्शकों का एक्सपीरियंस और भी शानदार हो गया। आयरन मैन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर हर फिल्म सुपरहिट रही। इन फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि क्रिटिक्स से भी खूब तारीफें बटोरी। आयरन मैन ने टोनी स्टार्क के किरदार को अमर बना दिया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने हमें एक नई और मजेदार टीम से मिलवाया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमें मैजिक और मल्टीवर्स की दुनिया दिखाई, और ब्लैक पैंथर ने हमें वाकांडा की अद्भुत दुनिया में ले गया। फिर आया इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, जिसने $2.8 बिलियन का कलेक्शन करके इतिहास रच दिया। इन फिल्मों ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने न केवल फैंस को रोमांचित किया, बल्कि पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इन फिल्मों ने हमें दिखाया कि कैसे एक अच्छी कहानी और शानदार विजुअल्स मिलकर एक अद्भुत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना सकते हैं। अब मार्वल सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, डिज्नी प्लस के साथ सीरीज भी लॉन्च कर दी। डिज्नी प्लस के आने से मार्वल ने अपने कंटेंट को और भी विस्तृत कर दिया। अब फैंस को सिर्फ फिल्मों का इंतजार नहीं करना पड़ता, वे घर बैठे ही मार्वल की नई नई सीरीज का आनंद ले सकते हैं। वांडाविजन, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, हॉकी, इन सभी सीरीज ने फैंस को एक नई कहानी और नए किरदारों से मिलवाया। डिज्नी प्लस के साथ मार्वल ने अपने फैंस को और भी करीब ला दिया है और उन्हें लगातार नए और रोमांचक कंटेंट का आनंद लेने का मौका दिया है। तो मार्वल स्टूडियोज की यह जर्नी कैसी लगी? आपका फेवरेट मार्वल कैरेक्टर कौन है? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही धमाकेदार स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ।